नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन इसमें सही होगा। पहला ऑप्शन है स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर। दूसरा ऑप्शन है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। चौथा ऑप्शन है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यह तथ्य कि बच्चों की को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। दूसरा ऑप्शन है ले वैगोस्की। तीसरा ऑप्शन है बी.एफ. स्किनर और चौथा ऑप्शन है यूरी ब्रॉन फ्रेनर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ले वाइगोस्की के ये कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। दोस्तों, ये रिपीटेड प्रश्न है, अभी हमने इसको देखा था, जिसमें बोला गया है कि वाइगोस्की का जो सामाजिक और संस्कृति सिद्धांत है वो किसके अनुसार है। पहला ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो वो हो जाएगा आपका संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और इसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इसको हमने रिपीट किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉरेंस कोहेलबर्ग, ये कोहेलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। पहला ऑप्शन है स्तर 1, दूसरा ऑप्शन है स्तर 4, तीसरा ऑप्शन है स्तर 1 और चौथा ऑप्शन दिया गया है स्तर 2। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग का कौन सा सिद्धांत जो है दोस्तों नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, तो वो हो जाएगा आपका क्या होगा, स्तर 1 जो होगा वो नैतिकता की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ले वाइगोस्की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZP और D जो होता है दोस्तों, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो वाइगोस्की का है वो क्या कहता है। पहला ऑप्शन है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। दूसरा ऑप्शन बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। और चौथा ऑप्शन है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के लिए करने वाले कार्य के बीच में अंतर जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है, उसकी जो आलोचना है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा ऑप्शन है कोलबर्ग के नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। तीसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। और चौथा ऑप्शन है
कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोहलबर्ग का सिद्धांत का प्रमुख आलोचना में इसका सही आंसर क्या होगा? कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं के नैतिकता के तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो यही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। उनके परिप्रेक्ष्य में क्या विभिन्नता है, उन्हें हमें खोजना है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान की सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तीसरा ऑप्शन है भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। तो वायगोस्की और पियाजे के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख विशेष भिन्नता क्या है दोस्तों? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण जो है अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वायगोस्की सहमत होते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चे समवयस्क और वयस्क के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। तीसरा ऑप्शन बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का पर प्रयोग किया जाए। और चौथा ऑप्शन है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायगोस्की का जो सहमत कथन क्या होगा इसमें? ये हो जाएगा आपका क्या होगा? बच्चे समवयस्क और वयस्क के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण की प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या फिर पद का प्रयोग किया? पहला ऑप्शन है परिपक्वन प्रखंड। दूसरा ऑप्शन है स्कीमा यानी कि अवधारणाएं। तीसरा ऑप्शन है विकास के क्षेत्र। और चौथा ऑप्शन है जीन। तो किसके लिए दोस्तों जीन पियाजे ने मानसिक संरचनाएं के लिए कौन सा चिंतन का प्रखंड बताया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा स्कीमा यानी कि अवधारणाओं को बताया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे जो होते हैं वो स्वयं से क्यों बोलते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। दूसरा ऑप्शन है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। तीसरा है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। और चौथा ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वायगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में सार प्रस्तुत करता है? पहला ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वाधीन है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। तीसरा ऑप्शन है विकास प्रक्रिया अधम प्रक्रिया से जो अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। और चौथा ऑप्शन है विकास अधिगम का समानार्थक है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कैसे कर सकता है। पहला ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। दूसरा ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तीसरा ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। और चौथा ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके जो है शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता जो है वो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होगी। पहला ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा है पारंपरिक अवस्था, तीसरा है पश्चात पारंपरिक अवस्था और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था में वो जो होती है नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, ऐसा कोहेल वर्ग ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं, ऐसा किसने कहा था। पहला ऑप्शन है पेवलाव ने, दूसरा है युग ने, तीसरा कहा था पियाजे ने और चौथा है स्किनर ने। तो किसने कहा था दोस्तों कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका पियाजे। ऑप्शन नंबर सी पियाजे ने कहा था दोस्तों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। जो सही मिलान होगा दोस्तों उसे हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण का प्रारंभ या कल्पना परक खेल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है शैशवावस्था तर्क अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम है। तीसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। और चौथा ऑप्शन दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण के करने योग्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रहा है। वह जो बच्चा है वो किसकी समझ को प्रदर्शित करेगा। पहला ऑप्शन दिया गया है अहम केंद्रित चिंतन, दूसरा है विपर्ययी चिंतन, तीसरा है कार्यकरण और चौथा ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कार्यकरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से भिन्न होता है, बजाय किसके बजाय दोस्तों। पहला ऑप्शन है आकार एवं मूर्त परकता, दूसरा ऑप्शन है प्रकार एवं मात्रा, तीसरा ऑप्शन है आकार या फिर किस्म, चौथा ऑप्शन है मात्रा या प्रकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रकार और मात्रा जो होते हैं बच्चों के चिंतन वयस्क से भिन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे जो होते हैं कैसे सीखेंगे वाइगोस्की के अनुसार। पहला ऑप्शन है परिपक्व होने से, दूसरा है अनुकरण से, तीसरा है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है और चौथा ऑप्शन है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो है किससे कैसे सीखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, वयस्क से और अपने समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके जो होते हैं बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किए थे। पहला ऑप्शन है
शारीरिक विकास के चरण, दूसरा है संवेगात्मक विकास के चरण, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास के चरण और चौथा ऑप्शन है नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है पुनर्बलन, दूसरा ऑप्शन है मापन, तीसरा ऑप्शन है भौतिक विश्व के साथ अनुभव और चौथा ऑप्शन दिया गया है अनुकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका भौतिक विश्व के साथ अनुभव, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, जो पूर्व संक्रियात्मक काल है उसमें आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या होगी? पहला ऑप्शन है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष या चिंतन, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त चिंतन की योग्यता, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता और चौथा ऑप्शन दिया गया है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो पूर्व संक्रियात्मक काल की जो संज्ञानात्मक योग्यता क्या होगी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है। पहला ऑप्शन है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आसपास से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं और चौथा ऑप्शन है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देश के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका यह स्पष्ट करती है कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? अहम केंद्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चे अहम केंद्रित होते हैं करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, दूसरा ऑप्शन है उसके सामाजिक संदर्भ से, तीसरा ऑप्शन है पुनर्बलन से, चौथा ऑप्शन है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने का पृथक नहीं किया जाएगा, क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके सामाजिक संदर्भ से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सामाजिक संदर्भ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं और चौथा ऑप्शन है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पहला ऑप्शन है प्रार्थना सभा, दूसरा ऑप्शन है सही सामाजिकरण, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि और चौथा ऑप्शन दिया गया है सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी विकल्प जो दिए गए हैं वो सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पहला ऑप्शन है जन्म से 2 साल होता है, दूसरा ऑप्शन 2 से 7 साल तक, तीसरा ऑप्शन है 5 से 8 साल तक और चौथा ऑप्शन दिया गया है 4 से 8 साल तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 से 7 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार की जो सीमा नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रतीकात्मक विचार का विकास, तीसरा ऑप्शन है अहम मान्यता और चौथा ऑप्शन दिया गया है अनुक्रमणीयता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका प्रतीकात्मक विचार का विकास जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? पहला ऑप्शन है उसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के सहयोग का समर्थन किया है। दूसरा ऑप्शन है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण की प्रक्रियाएं हैं। तीसरा ऑप्शन है यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और चौथा ऑप्शन है उनका विश्वास है कि वे बच्चे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के एक सहयोग का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों आपके कई टीचर भर्ती एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।